नमस्कार, मैं करुणा सिंह। आज हम पॉलिटिकल साइंस जैसा कि 12th के सीजी बोर्ड की किताब के 2 भाग, पहले भाग और दूसरे भाग में, तो पहले भाग का तीसरा अध्याय जिसका हम आज अध्ययन करेंगे उसका शीर्षक है समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व। अब इस पाठ को पढ़ने के पहले मैं जल्दी से आपको विवरण दे दूं कि कैसे क्या चेंजेस आए हैं इसके पहले विश्व में। तो इसके पहले विश्व में सोवियत संघ का विघटन हो चुका है। 1991 में सोवियत संघ के देश, जो बहुत सारे देशों का एक संगठन था, संघ था, वो अब टूट गया है और टूट के वो देश अब साम्यवादी अर्थव्यवस्था को छोड़कर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की तरफ जा रहे हैं। वो उधर उनको यूएनओ की शॉक थेरेपी है, वो भी हमने पिछले लेसन में पढ़ी थी। शॉक थेरेपी के प्रभाव के कारण भी उनको समय भी नहीं मिला और तुरंत परिवर्तन हुआ उनकी अर्थव्यवस्था में, जो साम्यवाद से पूंजीवाद की तरफ है। और ऐसी अर्थव्यवस्था के चेंजेस के कारण सारा कुछ घटनाक्रम चेंज हो रहा है। पहले जो लड़ाई थी शीत युद्ध की, वो थी ही इसलिए साम्यवादी गुट या फिर पूंजीवादी गुट। अब पूंजीवादी गुट का पलड़ा बहुत भारी हो गया। जब बहुत भारी पलड़ा हो गया और उसकी अगुवाई कर रहा जो देश था अमेरिका, तो स्वाभाविक था उसका वर्चस्व कायम होना। वर्चस्व इसको अच्छा सा हिंदी शब्द है जिसका अर्थ है हेगेमनी। इंग्लिश में इसको कहते हैं हेगेमनी, और इसका मतलब है अपना दबदबा दूसरों पर कायम करना, अपना नियंत्रण स्थापित कर लेना सैन्य गतिविधियों पर या फिर दूसरे देशों के राजनीतिक घटनाक्रमों पर भी। और ये काम अमेरिका ने किया, और ये हुआ कब? जब रूस का विघटन हो गया। रूस एक जो महाशक्ति के रूप में अमेरिका के सामने आमने सामने बराबरी में खड़ा था, वो हट गया है, तो अकेला अब अमेरिका विश्व राजनीति में बच गया है। तो उसी लेसन को हम आगे बढ़ाएंगे और अध्याय 3 है समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व। इसको शुरू करते हैं हम लोग। इसमें जो पहली चीज मैं आप लोगों को बताऊंगी, एक ध्रुवीयता का विकास। अब एक ध्रुवीयता का विकास, 2 ध्रुव हैं सोवियत संघ और अमेरिका के, जो पूंजीवादी ध्रुव और साम्यवादी ध्रुव और पूंजीवादी ध्रुव, इसमें से एक का खत्म होना जाना और दूसरे गुट का बचा रह जाना, ये एक ध्रुवी। अब सारी अर्थव्यवस्था कैसी हो गई? एक ध्रुवी। कुछ ही देश बचे थे जो साम्यवादी विचारधारा का पालन कर रहे थे, नहीं तो अधिकांश देश अब पूंजीवादी गुट में चले गए थे। पहले जो कहा जाता था कि दुनिया में 2 ही सड़कें हैं, एक मॉस्को जाती है, दूसरी वाशिंगटन जाती है, नहीं, अब सड़कों का एक ही रुख हो गया था, वाशिंगटन की तरफ। तो एक ध्रुवीयता का विकास हो गया था। अब ये एक ध्रुवीयता के विकास ने नई विश्व अर्थव्यवस्था को जन्म दिया। नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि कुछ समय के लिए ही सही, पर साम्यवादी अर्थव्यवस्था ने अपना अच्छा प्रभाव दिखाया था। बहुत से देश इसकी ओर आकर्षित हुए, बहुत से लोग इसकी ओर आकर्षित हुए, लेकिन अब एक नई जो अर्थव्यवस्था बनी थी, नई विश्व व्यवस्था कहा गया जिसको, आप नोट करते जाएंगे तो उसमें शब्द जो नोट करेंगे वो आप एक नई विश्व व्यवस्था कर सकते हैं। फिर पहला पॉइंट जो आप नोट करेंगे कि एक ध्रुवीयता का विकास। एक ध्रुवीयता का विकास, एक ध्रुव, 2 ध्रुवों में से एक खत्म हो गया, एक ही बच गया, और वो बच गया इसलिए ये जो व्यवस्था बनी उसको हम नई विश्व व्यवस्था कहते हैं। इसके आगे जब हम बढ़ते हैं तो अमेरिकी जो वर्चस्व का कारण क्या हुआ होगा, तो देखिए कारण के और थोड़ा पहले चले जाएं, तो कारण के और पहले जब हम जाते हैं तो नई विश्व व्यवस्था में एक आपको याद होना चाहिए, वार्सा संधि हुई तो सोवियत रूस और उसके सहयोगी देशों के बीच में, और नाटो की संधि हुई अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के बीच में। वार्सा पैक्ट जो था वो धराशायी हो गया, वो टूट गया, उसके टुकड़े टुकड़े हो गए, वो खत्म हो गया। तो वार्सा संधि के खत्म हो जाने के बाद नाटो एकमात्र गुट बच गया जो बहुत 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 शक्तिशाली बन गया। नाटो की मैं आपको जानकारी दे दूं, ये जो नाटो संगठन है, नॉर्थ अटलांटिक संधि संगठन, इस सैन्य संगठन पर 4 अप्रैल 1949 को हस्ताक्षर किए गए 12 देश थे जो इसमें शामिल थे, जो ज़्यादातर यूरोपीय देश थे और इनके साथ अमेरिका था। इस नाटो अटलांटिक संधि संगठन के द्वारा
यह साफ संदेश दिया गया था विश्व को कि अगर कोई देश इन 12 देशों में से किसी एक पर भी सैन्य हमला करता है तो बाकी के सारे देश एकजुट होकर उस हमले का प्रतिकार करेंगे। तो ये जो सुविधा थी ये इन 12 देशों को जो मिली हुई थी, इसने बाकी देशों को आकर्षित किया, क्योंकि हर कोई युद्ध से या तो बचना चाहता था, या फिर अगर शत्रु का कोई हमला होता है, शत्रु के हमले के बाद पावर दिखाना चाहता था। तो पावर दिखाने का काम भी इसी संधि संगठन के माध्यम से हो सकता था और बचने का काम भी इसी संधि संगठन के माध्यम से हो सकता था। तो ये दोनों ही कारणों ने विश्व में इस नई व्यवस्था को जन्म दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं, अमेरिकी वर्चस्व के क्या कारण रहे हैं। तो कारणों को आप पॉइंट आउट करते जाएंगे। इसमें आप पहला पॉइंट करिए, शीत युद्ध की समाप्ति। लिखते जाएंगे आप लोग, नोट करते जाएंगे। शीत युद्ध की समाप्ति हो गई। शीत युद्ध जब तक चल रहा था, अमेरिका के सामने एक प्रतिद्वंदी था, रूस के रूप में, सोवियत संघ के रूप में, और वो अब खत्म हो गया था, इसलिए शीत युद्ध भी खत्म हो गया था। तो कोई प्रतिद्वंदी नहीं बचा अमेरिका के सामने। अब उसके सोवियत संघ के विघटन के बाद जो सबसे बड़ा देश था रूस, जिसे उसकी जगह दिया गया, मतलब सोवियत संघ की जगह किसको दिया गया, संयुक्त राष्ट्र संघ में भी रूस को दिया गया। तो लेकिन रूस उतना मजबूत नहीं था, क्योंकि उसकी ताकत कम हो चुकी थी, उसके सदस्य देश विघटित हो चुके थे, वो अलग अलग हो चुके थे। तो रूस का कमजोर होना, ये दूसरा कारण हम लिख सकते हैं। रूस अगर उस समय उसके सही मायनों में अगर सोवियत संघ का उत्तराधिकारी बनकर सामने आता तो अमेरिका की शक्ति इतनी नहीं बढ़ती। अब अमेरिका की शक्ति बढ़ती गई, क्यों? क्योंकि रूस कमजोर हो गया। तो रूस का कमजोर होना, ये हम दूसरे पॉइंट के रूप में देखेंगे। एक कारण और हो सकता है उस समय कि 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद रूस को जरूर उसका उत्तराधिकारी माना गया, पर रूस आंतरिक झगड़ों में बहुत फंसा रहा, आंतरिक रूप से भी उसे परेशानी हुई, अर्थव्यवस्था नई नई हो रही थी, नई नई चीजें अपनाई जा रही थी, वहाँ के निवासी भी आकर्षित हो रहे थे पूंजीवाद की तरह। तो ये सारी चीजों के कारण रूस का कमजोर होना स्वाभाविक था। और एक चीज जो वहाँ पे हो रही थी, तीसरा जो कारण है, पूर्वी यूरोप में परिवर्तन हो रहा था। यूरोप का जो पूर्वी देशों का क्षेत्र था, पूर्वी देश जितने भी थे वो सारे के सारे पूंजीवादी बनते जा रहे थे। तो पूर्वी यूरोप में होने वाला यह परिवर्तन अपने आप ताकत बढ़ा रहा था अमेरिका की। तो आप तीसरा कारण ये लिख सकते हैं, पूर्वी यूरोप में परिवर्तन। पूर्वी यूरोप में परिवर्तन। ये वो देश थे जो पहले सोवियत संघ के साथ थे, लेकिन अब इन्होंने किसका दामन थाम लिया था? अमेरिका का। और इसके पीछे एक जो बड़ा और कारण था, शॉक थेरेपी। शॉक थेरेपी, शॉक अगर किसी को लगता है तो वो उसका नियंत्रण बहुत अच्छा नहीं रह जाता। तो वो जो शॉक थेरेपी अपनाई गई थी यूएनओ के द्वारा, ये जो शॉक थेरेपी थी उसमें डायरेक्ट बिना समय दिए साम्यवाद को पूरा परिवर्तित कर दिया गया था पूंजीवाद में। और इस सिस्टम के इतने बड़े बदलाव को बहुत से देश सहन नहीं कर पाए और वे वहाँ उथल पुथल मच गई और वे अशांत हो गए, जिसका फायदा भी मिला अमेरिका को। तो शॉक थेरेपी ये भी एक कारण हो सकती है। और ये किसके द्वारा चलाई गई? यूएनओ की थेरेपी थी शॉक थेरेपी। उसके अलावा अगर हम कुछ कारण देखेंगे तो इसमें आप चौथा कारण लिख सकते हैं कि नाटो की शक्ति का बहुत ज़्यादा बढ़ जाना। मतलब नाटो की शक्ति उस रूप में बढ़ रही थी जैसे कि सारे ही देश अब चाह रहे थे कि वो किसी न किसी रूप में नाटो के सदस्य बन जाए। तो पांचवा कारण आप लिख सकते हैं इसमें, नाटो की शक्ति का बढ़ना, नाटो का शक्तिशाली होना। नाटो, नॉर्थ अटलांटिक
संधि संगठन ये बहुत ज़्यादा शक्तिशाली बढ़ता गया। धीरे धीरे जैसे जैसे अमेरिका शक्तिशाली बन रहा था, वैसे वैसे नाटो की भी शक्ति बढ़ती जा रही थी। जहां 12 देश इसके संस्थापक देश थे, अब 28 से 30, 30 से 40 कब होते चले गए, ये विश्व ने देखा है। और इसमें आपको अगला कारण जो लिखेंगे, जो बहुत महत्वपूर्ण कारण है, जिससे आज भी सारे देश प्रभावित हैं, लगभग सारे ही देश जिस समस्या से, जिस अंतर्राष्ट्रीय समस्या से प्रभावित है, वो है आतंकवाद। और वो इसी दौर में बढ़ना शुरू हुआ। आतंकवाद का बढ़ना ये भी एक कारण है था, जिसके कारण अमेरिका की शक्ति बढ़ी। अब आप सोचेंगे आतंकवाद के बढ़ने से अमेरिका की शक्ति बढ़ने का क्या कारण हो सकता है? तो आतंकवाद बढ़ने के कारण सामरिक हथियारों का प्रयोग बढ़ रहा था। सामरिक हथियारों के प्रयोग को रोकने के बहाने अमेरिका को बार बार मौका मिल रहा था कि वो अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर सके। तो आतंकवाद और सामरिक हथियारों का प्रयोग ये भी एक कारण हो सकता है, जिसके कारण अमेरिका का वर्चस्व स्थापित हुआ। आतंकवाद और सामरिक हथियारों का प्रयोग। आगे आप पढ़ेंगे, जब हम इसके बारे में जब बताएंगे कि कैसे अमेरिका ने आतंकवाद के नाम पर कितने देशों को बर्बाद किया, तो उस बर्बादी के को करके वो कैसे अमेरिका ने प्रदर्शित किया लोगों के सामने, दूसरे देशों के सामने, पूरे विश्व के सामने, कि अब वो अपनी मनमानी करने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो इसका अगला कारण भी आप एक लिख सकते हैं, यूएनओ में अमेरिकी हस्तक्षेप जरूरत से ज़्यादा बढ़ गया था। यूएनओ अमेरिकी शक्ति कोई अवहेलना नहीं कर पा रहा था, अमेरिकी मांग की अवहेलना नहीं कर पा रहा था। अमेरिका को जो चाहिए था वो लेकर रहता था, उसको यूएनओ की अनुमति की जरूरत नहीं पड़ रही। तो ये यूएनओ की शक्ति का में अमेरिका की शक्ति जो एकाएक बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है, जिसके कारण अमेरिकी वर्चस्व स्थापित हो रहा था पूरी दुनिया में। तो आप 7वें नंबर पर डालेंगे कि यूएनओ में अमेरिकी शक्ति का बढ़ना। तो 7 कारण आप ध्यान देंगे, हम वो लिख रहे हैं जिसके कारण अमेरिका का वर्चस्व बढ़ता जा रहा था पूरी दुनिया पर। अब आप कारण तो जान गए, कारण जान गए, हम धीरे धीरे इसको आगे बढ़ाते हैं, अपने लेसन को आगे बढ़ाते हैं। और कैसे हम देखते हैं कि 1991 के बाद ऐसे ऐसे कौन कौन से घटनाक्रम हुए, जिसके कारण हम ये देखते जाते हैं कि कैसे अमेरिका का प्रदर्शन भी बढ़ता गया, कैसे अमेरिका की मनमानी बढ़ती गई। एक अच्छे शब्द में जो नॉर्मल शब्द बोलचाल का शब्द है कि अमेरिकी दादागिरी बढ़ती गई। तो अमेरिकी दादागिरी का प्रभाव देखने के लिए चलिए हम कुछ घटनाओं की बात करते हैं जो हमारे कोर्स में है। तो उसमें ये 6-7 कारण आप जरूर नोट कर लेंगे जो अमेरिकी वर्चस्व के बढ़ने का कारण है। और अब हम देखने वाले हैं एक एक करके उन घटनाओं को जिनके कारण हम बता रहे हैं बार बार कि अमेरिकी वर्चस्व बढ़ता जा रहा है। वर्चस्व शब्द बार बार आ रहा है, हमारे पाठ के नाम में भी वर्चस्व है, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। वर्चस्व क्या है ये आप जानते जाएंगे धीरे धीरे जैसे जैसे आप आगे का लेसन पढ़ते हैं। तो चलिए हम आ जाते हैं 1991। सोवियत संघ का विघटन हो चुका है, अमेरिका का प्रभाव बढ़ना शुरू हो गया है। तो पहली घटना, ऐसी कौन सी पहली घटना है जिसने प्रदर्शित किया कि अब अमेरिका किसी की नहीं सुनता, या अब अमेरिका की ही चलेगी पूरे विश्व पर? ऐसी कौन सी घटना है जिसने ये समझाया विश्व को? तो हम उसमें पहले नंबर पर लिखेंगे प्रथम खाड़ी युद्ध। प्रथम खाड़ी युद्ध प्रथम खाड़ी युद्ध पूर्वी यूरोप के नीचे का जो विश्व का हिस्सा है, पूर्वी यूरोप के आप नक्शे में देखेंगे तो पूर्वी यूरोप के नीचे से जो देश शुरू होते हैं
उन सब देशों में ज़्यादा तेल के जहाँ भंडार हैं उन प्रदेशों को, जैसे सऊदी अरब के साथ जो लगे हुए देश हैं, ईरान इराक भी हैं उसमें, और ये कुवैत भी है इसमें, और भी बहुत सारे देश हैं, इनको हम खाड़ी देश कहते हैं। ये तेल के, खनिज तेल के अप्रतिम भंडार का इनको उपहार मिला हुआ है प्रकृति के द्वारा, और जिसका दोहन करने के लिए पूरा विश्व तत्पर दिखाई देता है। खनिज तेल एक ऐसा संसाधन था जिस पर सारे विश्व की नज़र लगी हुई थी, और ये खनिज तेल किसके पास ज़्यादा था? खाड़ी देशों के पास। तो हम पहला खाड़ी युद्ध में देखते हैं कि यहाँ पर जो पूरे परिदृश्य में एंट्री हो रही है इराक जिसकी नज़र है कुवैत जैसे छोटे से देश पर। कुवैत एक छोटा सा देश, लेकिन खनिज तेल का बहुत भंडार भरा। तो इराक की नज़र पड़ रही है कुवैत पर, और इराक ने हमला करके कब्जा कर लिया कुवैत। इराक को लगा कि ये उसकी साधारण सी घटना है, उसके सामने कोई बोल नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि उस समय सद्दाम हुसैन नामक शासक, जो बहुत शक्तिशाली शासक माना जाता है, और उसका शासन है, और उसको लगता था कि उसके पास इतने हथियार या इतने तरीके उपलब्ध हैं कि वो हर परिस्थिति का सामना कर सकता है। बिल्कुल सोचा भी नहीं होगा उस समय इराक ने कि अमेरिका इस पर कोई रिएक्शन देगा, या विश्व में कोई भी दूसरा देश इस पर बहुत बड़ा रिएक्शन देगा, क्योंकि कुवैत एकदम छोटा देश जो अभी तक ज़्यादा लोगों की नज़र में भी नहीं था। लेकिन जैसे ही इराक ने कुवैत पर कब्जा किया, अगर जो अमेरिकी आंखें थी जो लगी हुई थी उसको, वो और बड़ी हो गई, यानी कि उसको बहुत आश्चर्य भी हुआ, और उसको एक बहुत शानदार मौका मिला अपने मनमानी करने का, अपना दबदबा दिखाने का। तो कुवैत पर इराक का कब्जा, और इस अमेरिका उस युद्ध में कूद पड़ा और उसने इराक पर हमला कर दिया। इराक पर हुए अमेरिकी हमले को ही हम प्रथम खाड़ी युद्ध कहते हैं। इराक पर हुआ ये जो प्रथम खाड़ी युद्ध है, ये 1990 में जब कुवैत पर इराक ने कब्जा कर लिया, उसके बाद 1991 रूस का विघटन होता है। सब परिस्थितियाँ बदल रही हैं पूरे देश में। सोवियत संघ अपने में परेशान है, उसके विकसित देश हैं, उसमें जो रूस बचा है वो भी अब परेशान है अपने अंदरूनी घटनाओं से, अपने अंदरूनी लड़ाई झगड़े से, गृह जो अंदर के अंदर देश के अंदर अपना गृह युद्ध सा माहौल था उससे परेशान है। और इसी बीच अमेरिका ने अपनी दादागिरी कैसे दिखाई, आप इसको देखेंगे। और यूएनओ से अनुमति लेने का नियम था अभी तक का कि अगर आप कहीं युद्ध के लिए जा रहे हैं और आपको युद्ध की परिस्थिति बनती है तो, और आप यूएनओ के सदस्य हैं, तो आपको उससे अनुमति लेनी है। अनुमति युद्ध के लिए यूएनओ देगा या नहीं देगा इसकी परवाह अमेरिका को नहीं थी। उसने अनुमति हासिल कर ली और उसने इराक पर हमला बोल दिया। इराक पर हमला बोलने वाले 34 देशों की सेना थी। 6,60,000 की संख्या सैनिकों की संख्या वाली भारी भरकम सेना इराक पर हमले के लिए गई, और इसमें 75% सैनिक अमेरिकी थे। इसकी अगुवाई करने वाले भी अमेरिकी थे, और इसमें जो भी नियम कानून पालन किए जा रहे थे या जो भी आदेश माने जा रहे थे वो भी अमेरिका की ओर से। मतलब 34 देश इसमें शामिल जरूर थे, यूएनओ की अनुमति भी थी, लेकिन मनमानी किसकी थी? अमेरिका की। और इस युद्ध में स्मार्ट बमों का प्रयोग किया गया। स्मार्ट बमों के द्वारा इराक को धराशायी करने की कोशिश की गई। तो इसमें कुवैत का भी बहुत नुकसान हुआ, और इस पूरे युद्ध के घटनाक्रम का लाइव टेलीकास्ट दिखाया जा रहा था पूरे विश्व में टीवी पर। कंप्यूटर के माध्यम से सारा कुछ जुड़ा हुआ, पूरे घटना का वर्णन सबके पास उपलब्ध, घटना की प्रक्रिया, जो भी घटना घट रही है उसका दृश्य सबके सामने है, जिसमें अमेरिका खुलेआम बमबारी कर रहा है और कैसे इराक और कुवैत तबाह हो रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम को चूंकि लोगों ने देखा, कंप्यूटर के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया गया, इसलिए इसे कंप्यूटर युद्ध भी कहते हैं। तो आप ध्यान में रखेंगे कि प्रथम खाड़ी युद्ध ही कंप्यूटर युद्ध भी है।
और पहली बार स्मार्ट बमों का प्रयोग भी यही हुआ। इसे ऑपरेशन डेजर्ट स्टार्म भी कहते हैं। तीन नाम हो गए, प्रथम खाड़ी युद्ध, ऑपरेशन डेजर्ट स्टार और कंप्यूटर युद्ध। आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे, तीनों ही नाम उसी को। इसमें जो प्रमुख नेता, प्रमुख जो सेना प्रमुख थे वो भी एक अमेरिकी थे, जिनका नाम आप नोट कर सकते हैं, नॉर्मन श्वार्ज़कोव। नॉर्मन श्वार्ज़कोव की प्रमुखता थे, उनके लीडरशिप में, उनके अगुवाई में ये इस सेना ने हमला किया और बहुत जल्दी इराक को धूल चुका था। सद्दाम हुसैन जैसे ताकतवर नेता को इसमें मात खानी पड़ी और उन्हें उनकी हत्या भी हो गई। इस युद्ध में पैसे बहुत खर्च हुए, क्योंकि नए तरीके का युद्ध था। तो ये पैसे कहाँ से आए? क्या अमेरिका ने खर्च किए? तो यहाँ पर आप देखिए, ये भी जान लेना चाहिए आपको कि जो पैसे खर्च हो रहे थे वो अमेरिका नहीं कर रहा था। अमेरिका को वो पैसे सप्लाई हो रहे थे सऊदी अरब से। अब सऊदी अरब एक इराक के तरफ होना चाहिए था, लेकिन वास्तव में सऊदी अरब अभी किसके तरफ था? अमेरिका की तरफ। जापान तो दूसरे विश्व युद्ध के बाद पूरी तरह नतमस्तक था अमेरिका के आगे, तो जापान से उसको पैसे मिल रहे थे, जर्मनी से मिल रहे थे। इस तरह से, बल्कि युद्ध में होने वाले खर्च के उससे परेशान होने की बजाय अमेरिका को इस युद्ध से बहुत ज़्यादा मुनाफा हुआ। तो ये पहली घटना थी जो 1991 में, 90 से 91 में, 91 के फरवरी तक आते आते तो खत्म भी हो गई थी। बहुत जल्दी ये युद्ध खत्म हो गया और इस युद्ध के द्वारा अमेरिका ने अपनी मनमानी पूरी दुनिया को दिखाई। ये पहला बिंदु है जिसके द्वारा हम कह सकते हैं कि अब नई इस विश्व व्यवस्था जो शुरू हो रही थी उसके दर्शन हो गए थे लोगों। तो इसके बाद हम दूसरी घटना की तरफ बढ़ते हैं। अब 1991 हो गया है, 1992 आ गया। 1991 में जॉर्ज बुश जो है वो वहाँ के अमेरिका का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उनके द्वारा युद्ध की रचना गढ़ी गई और सारी दुनिया में अमेरिका का दबदबा बन गया। लेकिन ये आपको थोड़ा सा वो लगेगा, हास्यास्पद लग सकता है कि अगला चुनाव जॉर्ज बुश हार गया और बिल क्लिंटन एक नए राष्ट्रपति के रूप में अमेरिका का प्रमुख बने। बिल क्लिंटन डेमोक्रेटिक पार्टी के थे और बिल क्लिंटन नरम नीति के पालनकार दिखाई दे रहे थे। नरम नीति, उन्होंने उनके नीतियों में कोई भी द्वेष या क्रोध या दबदबा फैलाने वाला विचार, जब चुनाव के दौरान उन्होंने ये मुद्दे कभी नहीं उठाए। उनके मुद्दे ज़्यादातर विदेश नीति पर आधारित थे। उनके मुद्दे जलवायु परिवर्तन जो हो गया था, जिसके कारण इतना प्रदूषण फैल गया था, उस पर निर्धारित थे। वे अपने गृह नीति की बात कर रहे थे, अपने घरेलू नीति की बात कर रहे थे। ये चीज़ें लोगों को जम गई और बिल क्लिंटन का शासन अमेरिका में। तो आप इसको दूसरे पॉइंट के रूप में देखेंगे, क्योंकि परिवर्तन हुआ, अमेरिका के रुख में भी परिवर्तन आना चाहिए था, क्योंकि बिल क्लिंटन का रुख अलग था, नरम नीति वाले बिल क्लिंटन। अब बिल क्लिंटन का दौर, ये जो हम देखते हैं 1992 के चुनाव में से सन 2000 तक उनका दौर रहा, यानी कुल 8 सालों में अमेरिका ने नरम नीति का पालन किया। अब उस नरम नीति में उनका, पहले आपको मैं बिल क्लिंटन का पूरा नाम भी बता दूं, विलियम जेफरसन क्लिंटन। आप नोट कर लेंगे, विलियम जेफरसन क्लिंटन, बिल क्लिंटन। वो डेमोक्रेटिक पार्टी के थे और जैसे मैंने आपको बताया कि वो नरम नीति का पालन करने वाले थे। लोग डेमोक्रेटिक पार्टी के थे, मतलब लोकतंत्र में उनकी गहरी आस्था थी। वो विश्व में व्यापार पर अधिक ध्यान दे रहे थे, न कि विश्व के साथ झगड़े पर। तो ये बिल क्लिंटन का दौर था। सबको लगा अब तो अमेरिका बहुत मतलब वैसा नहीं चलेगा, वैसा कुछ नहीं दिखाई देगा जैसा कि पहले दिखाई दे रहा था 1991 के समय। लेकिन क्या अमेरिका ने बिल क्लिंटन के दौर में सैन्य शक्ति का प्रदर्शन किया ही नहीं?
ये एक प्रश्न है जो आपके दिमाग में आना चाहिए। तो सैन्य शक्ति भी आप नोट कर लेंगे कि बिल क्लिंटन के दौर में भी ऐसे दौर आए जब अमेरिका ने अपनी सैन्य शक्ति का प्रबल प्रदर्शन किया। ऐसा कोई मौका नहीं छोड़ा अमेरिका ने जिसमें उसने लोगों को डराने का काम नहीं किया, विश्व को डराने का काम नहीं किया। तो ऐसी कौन सी घटनाएं थी जिससे अमेरिकी सैन्य शक्ति का प्रदर्शन हो रहा है, आप देखेंगे। इसके बाद शुरू होता है विश्व में आतंकवाद। आतंकवाद फैल फूल रहा था, काफ़ी इसका विस्तार हो चुका था। अल कायदा, तालिबान जैसे आतंकवादी संगठन बहुत तेज़ी से अपना काम कर रहे थे और ये अपने हिंसा के द्वारा, अपने तरीकों के द्वारा बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहे थे विश्व को। अल कायदा और तालिबान के इस व्यवहार से परेशानी हो रही थी और अमेरिका चूंकि लीडर बन चुका था तो उसको रास्ते में आना स्वाभाविक था। अमेरिका के विरोध के कारण एक विरोध के कारण ही एक दुश्मन की जो दुश्मनी बढ़ती गई, किसके बीच में? आतंकवादी संगठनों और अमेरिका के बीच में। अब आतंकवादी संगठन है अल कायदा जैसा या तालिबानी गिरोह है और उसकी दुश्मनी बढ़ गई है अमेरिका के साथ। एक ऐसी घटना हो रही है, इसके बाद आप देखेंगे जैसे जिसे आबेल मुझे मार वाला भी हम कह सकते हैं कि खुद अल कायदा ने अमेरिका को जैसे आमंत्रित कर लिया अपने विध्वंस के लिए। अल कायदा के ये वाला जो घटनाक्रम है, आप उसे 9/11 की घटना कहते हैं। आप नोट करेंगे तो करिएगा, इसमें लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में 9/11 की जो घटना है ये हो रही है कब? बिल क्लिंटन के समय में हो रही है। बिल क्लिंटन के समय में 1998 का समय है। 1998 का समय है। अल कायदा जो है, नहीं 9/11 के पहले मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा और पीछे हम चले जाएं, कुछ ज़्यादा आगे थे। अल कायदा जो है वो उसने जानबूझकर दुश्मनी मोल लेने का शुरुआत कर दी है अमेरिकियों से और अमेरिकी दूतावासों पर, कई देशों के अमेरिकी दूतावासों पर 1998 में अल कायदा ने बाकायदा हमला किया और सैन्य ताकत का प्रदर्शन अब किसको करना है? अमेरिका को। क्योंकि कहाँ हमला हो रहा है? अमेरिका के दूतावासों, विभिन्न देशों में जो उसके दूतावास हैं उनको निशाना बनाया जा रहा था आतंकवादी संगठन। अब आप एक और शब्द जो इसमें नोट करेंगे, यहाँ पर अमेरिका का नाराज होना स्वाभाविक दिखाई देता है। और क्यों? क्योंकि बार बार उसे उकसाया जा रहा था और बार बार उसके दूतावासों पर हमले हो रहे। तो ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच आप लिख लेंगे, इसमें अपनी कॉपी में जरूर नोट करते जाइए इन शब्दों को। ऑपरेशन, प्रथम खाड़ी युद्ध को कौन सा नाम दिया हमने? कौन सा नाम बताया आपको? ऑपरेशन डेजर्ट स्टार। और ये अगला है ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच। ये जो ऑपरेशन चलाया गया अमेरिका के द्वारा, वो पूरी तरह अल कायदा जैसे आतंकवादी संगठनों के खिलाफ शुरू किया गया और उसे बर्बाद करने के लिए शुरू किया गया। क्रूज मिसाइलों से अल कायदा के ठिकानों पर हमले किए गए। उनके सारे जो आपसी संपर्क थे उनको तोड़ दिया गया और यूएनओ की अनुमति नहीं ली। ऐसे किसी शक्ति प्रदर्शन के लिए अमेरिका ने यूएनओ से अनुमति नहीं ली। मतलब पहले तो कम से कम ऑपरेशन डेजर्ट स्टार में आप देखते हैं कि अमेरिका ने अनुमति ले ली, अपनी मर्जी से एक अनुमति लेने की प्रक्रिया तो की, अब उसे वो प्रक्रिया करने की भी जरूरत नहीं थी। तो यूएनओ की अनुमति उसने नहीं ली। और साथ ही साथ एक जो गड़बड़ की अमेरिका ने कि अल कायदा के ठिकानों के अलावा आम नागरिकों पर भी हमले किए गए। इससे अमेरिका की छवि थोड़ी बिगड़ी और आतंकवादियों का गुस्सा जो था वो चरम सीमा पर पहुंच गया।
आतंकवाद को खत्म करने की जो प्रक्रिया थी ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच ने आतंकवाद को खत्म करने की बजाय और बढ़ा दिया। अब इसके बाद जो दूसरी घटना, हम अगर ये घटना तो है बिल क्लिंटन के दौर की, आगे का हम बताएंगे बाद में। एक दूसरी घटना, एक और घटना हुई है बिल क्लिंटन के ही समय, उसे हम कहते हैं कोसोवा संकट। कोसोवा संकट कोसोवा जो है यूगोस्लाविया के एक क्षेत्र है, अल्बानिया क्षेत्र है। यहाँ पर यहाँ की जो सरकार थी वो सीधे सीधे मानवाधिकारों का हनन कर रही थी, लोगों का शोषण कर रही थी, अत्याचारी शासक या तानाशाही के द्वारा शासन चला रही। ये जगह है अल्बानिया की, और जैसा कि मैंने बताया यूगोस्लाविया का क्षेत्र है। इस कोसोवा में जो मानवाधिकार का उल्लंघन, राष्ट्रवाद, जो राष्ट्रवाद की बातें करता था या जो भी राष्ट्रवाद को पसंद करता था, उन पर प्रहार हो रहा था। और ये जो मिलोसेविच, ये भी नाम आप नोट कर लेंगे, मिलोसेविच की सरकार थी वहाँ पर, और वो जनता के मूल अधिकार छीन रही। 1999 में नाटो की सेना के द्वारा सीधे सीधे 2 महीने तक इस अल्बानिया के इस क्षेत्र में बमबारी की गई। पूरे 2 महीने तक बमबारी की गई और पूरा नेस्तनाबूद हो गया। वो उनका जो सरकार थी वहाँ की, वो उसका पतन हो गया, सरकार हट गई और पूरे क्षेत्र पर किसका नियंत्रण हो गया? नाटो के द्वारा हमला हुआ, तो नियंत्रण किसका हो गया? नाटो का। तो ये दूसरा जो हम कह सकते हैं घटना है बिल क्लिंटन के समय हुई, जिसमें हिंसा और बमबारी और जो दादागिरी का प्रदर्शन अमेरिका के द्वारा फिर से किया गया। बिल क्लिंटन का दौर, ये हमारा दूसरा पॉइंट था इस लेसन को समझाने के लिए, जिसमें हम क्रमबद्ध तरीके से चल रहे हैं और एक एक घटना के बाद आप समझते जाइए कि किस तरह से अमेरिका अपना दबदबा स्थापित करने के लिए कौन कौन से घटनाओं को अंजाम दे रहा है। तीसरा आप देखेंगे, अब हम आते हैं, मैंने पहले जो कह दिया था 9/11। अमेरिका ने एक चिंगारी सुलगा दी थी आतंकवाद को खत्म करने के लिए, वो खत्म नहीं कर पाया, बल्कि उसको और बढ़ने का मौका मिल गया। बहुत सारे ठिकाने खत्म हो गए, लेकिन कहीं न कहीं वो चिंगारी रह गई थी, जो बाद में आग का रूप ले लिया इसने। अब ये जो मैं घटना बता रही हूँ आपको 9/11 की घटना है। 9/11 अमेरिका में महीने को पहले लिखने का जो तरीका है, मतलब ये 11 सितंबर की बात है।